हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, और इस केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गति की मतलब गति, मोशन। अब इसमें अपन बात कर चुके थे इससे पहले 7 लेक्चर मैं आपको पूरे कंप्लीट करवा चुका हूं। आज अपन बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के 8th लेक्चर के बारे में। तो मैं इससे पहले अपन डिस्कशन कर चुके, ये बात कर रहे थे अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। इसमें मैंने आपको बताया था सभी अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो और चाहे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो। ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। और मैंने बताया था एक जनरल ऑब्जर्वेशन, एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड या अपन कहूं मैं केल्विन में बढ़ाएं तो अभिक्रिया का वेग 2 से लेकर 3 गुना हो जाता है। उसे अपन कह रहे थे टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक। ताप गुणांक के बारे में बताया था T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग नियतांक और बटे T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग नियतांक बराबर 2 से 3 गुना। क्लियर हुई ये बात। फिर मैंने कहा था कोलिजन थ्योरी के अनुसार वेग किस पर निर्भर करता है? कोलिजन थ्योरी के अनुसार वेग किस पर निर्भर करता है? वेग निर्भर करता है Z और F पर, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी संघट्य आवृत्ति पर और अभिक्रिया ये प्रभावी संघट्यों का अंश जो F है इसके ऊपर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, निर्भर करता है। इस चीज के बारे में आपको बता चुका था। और Z और F पर निर्भर करता है और अपन ने लिखा था dx/dt बराबर Z गुणा F, इन पर निर्भर करता है कोलिजन थ्योरी के अनुसार वेग। अब अपन यहां पर भी इसमें ताप बढ़ाने पर जो वेग होगा, उसको इन दोनों कारकों के आधार पर समझेंगे। कौन कौन से कारक के आधार पर समझेंगे? Z के आधार पर और F के आधार पर, यानी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्लियर हुई बात। और T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यदि अपन बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाता है? अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है 2 से लेकर 3 गुना की। ये चीज क्लियर हुई आप सभी को। अब अपन बात करेंगे पहले संघट्य आवर्ती बढ़ने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि। ये आपको मैं बता चुका था, ये मैं आपको क्लियर करवा चुका था। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इसमें मैंने बताया था तापमान बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि गैसों का अणुगतिक सिद्धांत क्या कहता है कि गैसों की गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती, अर्थात ताप बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो संघट्य आवृत्ति के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया मिश्रण में, वही क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। और उसका मान बढ़ेगा तो अभिक्रिया वेग में भी क्या होगी? वृद्धि। एक जनरली ऑब्जर्वेशन के अनुसार अपन क्या करते हैं, कोई अभिक्रिया है 300 केल्विन ताप है और 310 केल्विन ले जाते हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का कितना मान बढ़ता है? 3% बढ़ता है। तो अभिक्रिया का वेग भी कितना बढ़ना चाहिए? 3% ही बढ़ना चाहिए। क्लियर हुई बात। लेकिन होता क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते ही अभिक्रिया का वेग 2 से लेकर 3 गुना बढ़ जाता है, अर्थात 200% से लेकर 300% की वृद्धि हो जाती है। जबकि इससे तो कितना वेग बढ़ेगा? 3% गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो इससे तो वेग 3% ही बढ़ेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर। बट वास्तव में वेग कितना बढ़ रहा है? 2 से 3 गुना, यानी 200 से 300% की वृद्धि। और ये इसका मतलब है कोई अन्य कारक भी है जो अभिक्रिया वेग को अत्यधिक प्रभावित कर रहा है। वो अन्य कारक यहां पर है प्रभावी संघट्यों का अंश। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। प्रभावी संघट्यों का
अंश, यानी ये कारक मैं पिछले वाली क्लास में डिस्कस कर चुका था। अब अपन बात करेंगे प्रभावी संघटकों का अंश बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो कि कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कह रही थी? कोलिजन क्या होती है? इफेक्टिव कोलिजन, और एक होती है अनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव और अनइफेक्टिव कोलिजन, दो कोलिजन होती, इफेक्टिव कोलिजन और अनइफेक्टिव कोलिजन। इसको कहते हैं अपन प्रभावी संघटन, और एक होती है अप्रभावी संघटन। कौन सी होती है प्रभावी संघटन? वे संघटन जिसके फलस्वरूप अभिकारक अणुओं में क्या हो जाए? अभिकारक अणुओं में रासायनिक परिवर्तन हो जाए। अब अभिकारक अणुओं में कौन सा परिवर्तन हो जाए? रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अर्थात अभिकारक किसमें चले जाते हैं? रिएक्टेंट किसमें बदल जाते हैं? प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन होने का मतलब यही है। तो कोलिजन थ्योरी के अनुसार इफेक्टिव कोलिजन अपन किसे कहेंगे? वे संघटन जिसके फलस्वरूप अभिकारक अणुओं में केमिकल चेंजेस हो जाए, या फिर मैं कहूं रासायनिक परिवर्तन हो जाए। जो ऐसी कोलिजन होगी उसी को अपन क्या कह देंगे? इफेक्टिव कोलिजन। ये चीज क्लियर हुई? या फिर अभिकारक इसमें बदल जाए उत्पाद में इफेक्टिव कोलिजन, या वे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होगी जिसके फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक प्राप्त हो। यानी इफेक्टिव कोलिजन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होगी, या इससे दहलीज ऊर्जा से इससे अधिक ऊर्जा होगी। ये कोलिजन थ्योरी कहता है इफेक्टिव कोलिजन के बारे में। वे कोलिजन जिसके फलस्वरूप अभिकारक अणुओं में रासायनिक परिवर्तन होता है। वे कोलिजन जिसके फलस्वरूप अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं, या फिर मैं कहूं वे कोलिजन जिसके फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है, मॉलिक्यूल जो कण होते हैं वो टक्कर करके ऊर्जा ही ग्रहण करते हैं। एक अणु या कण या परमाणु या आयन अपनी ऊर्जा दूसरे परमाणु अणु आयन को ट्रांसफर कर देता है, जिसको ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि प्राप्त होने वाले अणु आयन अथवा परमाणु की ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर है या उससे अधिक है तो क्या होगा? उत्पाद बनेगा। और वो कोलिजन कौन सी होगी? इफेक्टिव कोलिजन के अंतर्गत वो आएगी। इधर भी बोल सकते हैं अप्रभावी कोलिजन, वे कोलिजन जिसके फलस्वरूप अभिकारक अणुओं में कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, अभिकारक अणु उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होते, और अनइफेक्टिव कोलिजन के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से क्या होती है? कम ही होती है। ये बात सबको क्लियर हुई? ये बात करिए अपन ने कोलिजन थ्योरी के अनुसार प्रभावी और अप्रभावी संघटन की या टक्करों की। अब अपन बात करते हैं इस बिंदु पर, अब आते हैं। अभी मैंने इफेक्टिव कोलिजन और अनइफेक्टिव कोलिजन के बारे में आपको बताया है। अब बात करेंगे अपन मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया जाता है? आपको बता दिया मैंने इफेक्टिव और अनइफेक्टिव
कोलिजन के बारे में, ये समझ गए आप सभी। अब अपन बात करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। अब देखो ये दो वैज्ञानिक है मैक्सवेल और बोल्ट्जमान, इन्होंने अणुओं में ऊर्जा के वितरण को सांख्यिकी स्टैटिक्स के आधार पर समझाया। किसके आधार पर समझाया? अणुओं में ऊर्जा वितरण को सांख्यिकी के आधार पर समझाया। सांख्यिकी के आधार पर समझाया, तो ये ध्यान रखना किस आधार पर समझाया? सांख्यिकी स्टैटिक्स के आधार पर। अणुओं में ऊर्जा का जो वितरण होता है उसको किस आधार पर समझाया? एक सांख्यिकी के आधार पर समझाया। और इन्होंने क्या करा? अणुओं की ऊर्जा और धारित ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश धारित ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश और ऊर्जा के मध्य आरेख खींचा और इसी आरेख को अपन क्या कहते हैं? मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। इसी आरेख को अपन क्या कहेंगे? मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। तो अपन बोल सकते हैं मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने अणुओं की ऊर्जा और धारित ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश। अब इसका मतलब क्या हो? धारित ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश, भाई रिएक्शन है उसमें सभी अणुओं की ऊर्जा तो समान तो नहीं है। कई अणु है जिसकी ऊर्जा 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है, 5 मोल। 1 मोल वाले अणु कितने हैं? 2 मोल वाले कितने हैं? 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले। 1 मोल ऊर्जा धारित करे हुए अणुओं की संख्या या उनका अंश 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। ऐसे कहूं प्रभावी संगठित करने वाले अणुओं का अंश या अप्रभावी संगठित करने वाले अणुओं का अंश, तो वो एक अंश होगा ना, संपूर्ण तो नहीं होंगे। तो ये थी अणुओं की ऊर्जा और धारित ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश के मध्य जो आरेख इन्होंने खींचा, उसी आरेख को अपन क्या कहेंगे? मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। ये चीज आप सबको क्लियर हुई। अब मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख के बाद को खींच करके अपन बात करते हैं। ये अणुओं का अंश है, इधर अणुओं का अंश और ये है एनर्जी या ऊर्जा। तो यह आरेख इस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है। ये है E, ये जो पोर्शन है वो है E वाला, दहलीज ऊर्जा। ये E किसको दर्शाता है? इधर देखो, इधर आने पर ऊर्जा बढ़ रही है, यहां से बाद में जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहलीज ऊर्जा। ये कौन सी ऊर्जा है? दहलीज ऊर्जा, या फिर इससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश। अब देखो ये कौन सा आरेख है? ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। कौन सा आरेख है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। ये चीज क्लियर हुई। अणुओं की ऊर्जा और धारित ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश के मध्य मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने जो आरेख खींचा
उसी आरेख को मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख अपन कहते हैं। ये क्लियर हुआ आप सभी को। अब देखो यहां पर ये जो ऊर्जा है ये दहलीज ऊर्जा के बराबर या अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का क्या है, अंश। यानी इन्हीं अणुओं में क्या होगा, मैं कहूं रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन इन्हीं अणुओं में होगा, या फिर यही अणु क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट, यानी उत्पाद कौन से अणु बनाएंगे, यही अणु बनाएंगे। इन्हीं अणुओं में रासायनिक परिवर्तन होगा और यही अणु टकरा करके दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा ग्रहण करने वाले अणु हैं। ये कौन सी संघट्य करेंगे, ये अणु, ये कौन सी संघट्य करेंगे, ये प्रभावी संघट्य करेंगे। कौन सी संघट्य करेंगे, प्रभावी संघट्य करने वाले। तो अपन बोल सकते हैं दहलीज ऊर्जा के बराबर या अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश, प्रभावी संघट्य करने वाले अणुओं का अंश, रासायनिक परिवर्तन होगा इनमें, उत्पाद इनसे बनेगा। ये चीज आप क्लियर हुई आपको सभी को। अब देखो इस आरेख से आप क्या समझते हो, इस आरेख में ये जो उच्चिष्ट बिंदु है इसको अपन कहते हैं मैक्स अधिकतम संभावित गतिज ऊर्जा। मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, या इसको कहेंगे अपन अधिकतम या मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा। कौन से, वे अणु जो अधिकतम ऊर्जा रख रहे, सॉरी ये ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश क्या है, ये अधिकतम अंश है। ये चलो मैं क्लियर करवाता हूं एक बार। एक चीज इससे पहले अपन समझते हैं, वो ये है कि देखो आरेख से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि सबसे कम और सबसे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश बहुत ही क्या है, बहुत ही कम है। देख सकते हो आप, यह है अणुओं का अंश और यह है ऊर्जा। देखो यहां पर अणुओं का अंश क्या है, कम, और यहां पर ऊर्जा भी क्या है, कम। ऊपर जाने पर अणुओं का अंश बढ़ रहा है, इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ रही है। यहां पर अणुओं का अंश जीरो, ऊर्जा भी जीरो। यहां पर अणुओं का अंश थोड़ा सा है और यहां पर ऊर्जा भी क्या है, थोड़ी सी। तो थोड़ी सी ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश थोड़ा सा है, और अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश भी देख सकते हो आप क्या है, थोड़ा सा है। ये इसमें स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश देखो इतना ही है क्या, कम ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश, कम ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश भी क्या है, कम ही है क्या। देखो इधर ऊर्जा है, बहुत कम ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश भी कम है, और बहुत अधिक ऊर्जा, ये ऊर्जा बढ़ गई ना इधर, इनका अंश भी क्या है, देखो यहां पर आकर के देखें यार एक क्या है, ये कम है। क्लियर हुई। तो ये आरेख से स्पष्ट है कि बहुत कम ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश और बहुत अधिक ऊर्जा यानी दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश भी क्या है, कम ही है। क्लियर हुआ आपको सभी को। अब अपन बात करते हैं जो अणुओं का अधिकांश अंश है वो मध्यवर्ती गतिज ऊर्जा युक्त है। तो यहां पर मैं लिखूं अधिकांश अणुओं का अंश, अणुओं का अंश मध्यवर्ती गतिज ऊर्जा युक्त, मध्यवर्ती गतिज ऊर्जा युक्त है, जिसे आरेख में एक उच्चिष्ट द्वारा दर्शाया गया है, एक उच्चिष्ट द्वारा दर्शाया गया है, और जिसे ही अपन क्या कहते हैं, जिसे
अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये बात क्लियर हुई है आपको सभी को। मैंने कहा था ये पॉइंट बताने के बाद मैं इसको बताऊंगा। अणुओं का अधिकांश, देखो यहां पर अणु क्या है, अधिकतम। देखो ऊपर जाने पर अणुओं का अंश बढ़ता है, तो यहां पर अणुओं का अधिकांश अंश हो गया। कौन सी गतिज ऊर्जा युक्त है? मध्यवर्ती गतिज ऊर्जा, यहां पर कम और यहां पर अधिक, तो ये मध्यवर्ती गतिज ऊर्जा हो गई क्या? मैंने कहा अणुओं का अधिकांश अंश, देखो ये रहा अधिकांश अंश, ऊपर जाने पर अंश बढ़ता है तो अधिकांश अंश ये है। ये मध्यवर्ती गतिज ऊर्जा युक्त है या नहीं है? जिसे आरेख में एक उच्चिष्ट टॉपिक या उच्चिष्ट बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। इसी अंश को, इसी को क्या कहेंगे अपन? अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा। ये चीज आप सभी को क्लियर हुई क्या? अणु के इसी अंश को अपन क्या कहेंगे? अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा। क्लियर हुई ये बात सभी को? यहां तक मैंने आपको क्या बताया? मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। क्लियर हुई ये बात सभी को? इसमें देखो आप, दहलीज ऊर्जा प्रभावी संगठन दहलीज ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश है, और रासायनिक परिवर्तन होगा इनमें, उत्पाद का निर्माण करेंगे, प्रभावी संगठन करेंगे। क्लियर हुई? अब देखो एक बात बताओ, अगर दहलीज ऊर्जा का मान क्या हो? कम हो। दहलीज ऊर्जा का मान क्या हो? कम, तो प्रभावी संगठनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। यानी यह ऊर्जा क्या हो? कम हो। इधर ऊर्जा बढ़ रही है, यह ऊर्जा इतनी ही हो, तो ये अणु भी क्या करेंगे? प्रभावी संगठन करेंगे, इनमें भी रासायनिक परिवर्तन होगा, ये भी उत्पाद बनाएंगे। क्लियर हुई? अगर दहलीज ऊर्जा का मान कम है तो प्रभावी संगठनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, और अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अधिक होगा। तो यहां पर मैं बता सकता हूं, दहलीज ऊर्जा कम होने पर प्रभावी संगठनों का अंश क्या होगा? ज्यादा, या प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी? ज्यादा। तो ये बात आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मेरे को क्लियर कट ये आपके दिमाग में डालना है कि दहलीज ऊर्जा कम होने पर प्रभावी संगठन करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ेगी। दहलीज ऊर्जा को बढ़ाओगे तो प्रभावी संगठन करने वाले अणुओं के अंश में, जैसे यहां तक बढ़ा दिया तो इतनी कमी आई या नहीं आई? तो वेग घटेगा या नहीं घटेगा? क्योंकि यही उत्पाद बनाएंगे। और दहलीज ऊर्जा यहां पर घटा दी मैंने, तो ये अणु भी क्या करेंगे? प्रभावी संगठन करेंगे, रासायनिक परिवर्तन होगा, उत्पाद बनाएंगे, तो वेग बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो मैं आपके दिमाग में ये डालना चाह रहा हूं कि दहलीज ऊर्जा का मान बढ़ने पर प्रभावी संगठनों की संख्या में, दहलीज ऊर्जा का मान घटने पर प्रभावी संगठनों के अंश में क्या होगी? वृद्धि, और वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। और दहलीज ऊर्जा बढ़ेगी तो प्रभावी संगठन के अंश में क्या होगी? कमी, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? घटेगा। ये चीज क्लियर हुई क्या? चलो अब अपन बात करते हैं, आरेख की बात करते हैं। अब वेग कैसे बढ़ता है उसके बारे में अभी तक मैंने आपसे चर्चा नहीं की है, या फिर बात नहीं की है। अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से बढ़ेगा इसके बारे में मैं भी आपसे बात करूंगा। जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख, कैसा आरेख था मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख? ये था, ये अणुओं का अंश है, इधर अणुओं का अंश, यानी धारित ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश। ये है इधर एनर्जी। अब देखो अपन आरेख खींचते हैं। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख है। ये मान लो यहां पर ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा है? ये दहलीज ऊर्जा। दहलीज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा कहेंगे इसको अपन? दहलीज ऊर्जा। यह है दहलीज ऊर्जा। यह है T1 ताप। कौन सा ताप है? T1 ताप। और अब अपन इसका ताप बढ़ाते हैं T1 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड,
मैं कहूं T1 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको बोलते हैं अपन T2 ताप। कौन सा ताप बोले? T2 ताप। T2 ताप पर आरेख खींचते तो यह आरेख अपने को इस प्रकार का प्राप्त होता है, यह आरेख अपने को इस तरह से प्राप्त होगा। ऐसे इस तरह से यह आरेख अपने को क्या होगा? प्राप्त होगा। ये पहले आरेख था, ये बिंदु ए ले सकते हैं, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये डी। तो T1 ताप पर दहलीज ऊर्जा युक्त या प्रभावी संगठित करने वाले अणु ये हैं ए बी सी डी। T1 ताप पर दहलीज ऊर्जा युक्त या फिर मैं कहूं प्रभावी संगठित करने वाले अणु कौन से हैं? ए बी सी और डी। आपने देखा ये T2 ताप पर, T2 टेम्परेचर पर मैक्सवेल वोल्टेजमान आरेख थोड़ा सा क्या हो जाता है? चपटा होकर थोड़ा सा आगे क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि अब दहलीज ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश या अणुओं की संख्या, या फिर मैं कहूं वे अणु जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उनकी संख्या, या वे अणु जिनमें प्रभावी संगठन होता है उनका अंश कौन सा हो जाएगा? ए बी सी। ये सी नहीं होगा, ए बी डी और ये ई। T2 ताप पर प्रभावी संगठन बोले या फिर क्या बोले? दहलीज ऊर्जा युक्त या अधिक दहलीज ऊर्जा युक्त बोले, या फिर इससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणु का अंश क्या है? ए बी और ये डी और ये ई। अब आपके दिमाग में ये बात सबके आ रही है या नहीं आ रही है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, दैट मीन्स T2 ताप पर, दैट मीन्स T1 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल कौन सा? T2 ताप। T2 ताप पर प्रभावी संगठित करने वाले अणु का अंश कौन सा हो गया? ए बी डी और ई। इस अंश में आप बताओ मेरे को वृद्धि हुई है क्या? आपको आप खुद ऑब्जर्व करो, यहां पर ये वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है? आप देख सकते हो ये क्षेत्रफल बढ़ा, यानी ये अणुओं का अंश ऊपर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? देखो पहले ये था अणुओं का अंश, ये था क्या पहले? अब अणुओं का अंश क्या हो गया? ये हो गया। तो देख सकते हो आप दहलीज ऊर्जा अथवा इससे अधिक ऊर्जा, या फिर मैं कहूं प्रभावी संगठन करने वाले अणुओं का अंश दुगुना हो गया क्या? देखो ये दुगुना हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो अभिक्रिया वेग भी दुगुना होगा या नहीं होगा? यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग दुगुना से लेकर 3 गुना हो रहा है। यहां पर अपन देख रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप यानी T1 ताप पर यह आरेख है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाकर आरेख खींचा यानी T2 ताप पर आरेख चपटा हो गया, और जिससे क्या हो गया? प्रभावी संगठन करने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि हो गई, या फिर दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो वो कितनी हो गई? दुगुनी, जिससे अभिक्रिया का वेग भी क्या हो गया? दुगुना। इस प्रकार से ये एक मेजर फैक्टर है जो अभिक्रिया के वेग को क्या होता है? करता है, बढ़ाता है। वो कौन सा है? प्रभावी संगठनों के अंश में वृद्धि का होना। इस प्रकार से मैंने आपको दोनों कारकों के आधार पर, कौन कौन सा कारक? कोलिजन फ्रीक्वेंसी और प्रभावी संगठनों के अंश में वृद्धि होने के आधार पर अभिक्रिया का वेग कैसे 2 से लेकर 3 गुना बढ़ता है, उसके बारे में बता दिया है। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब एक बार मैं फिर से इस आरेख को रिपीट करके आपको बताता हूं। देखो कोलिजन थ्योरी अपने को क्या कहता था? कोलिजन थ्योरी भी अपने को यही बता रहा था कि अभिक्रिया का वेग
दो कारकों के कारण बढ़ता है। पहला कारक था कोलिजन फ्रीक्वेंसी, संगठित आवर्ती, और दूसरा कारक था प्रभावी संगठनों के अंश में वृद्धि का होना। उस आधार पर वो वेग में वृद्धि को बताता है। अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव, ये अपन पढ़ रहे थे, यानी ताप बढ़ाने पर सभी अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि होती है, चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो, ऊष्माशोषी हो चाहे ऊष्माक्षेपी। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग 2 से लेकर 3 गुना, जिसे टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक कहते हैं। क्लियर हुई? कोलिजन थ्योरी के आधार पर इन दो आधारों पर वेग में बढ़ना बताया जाता है। तो तापमान के आधार पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, वो इन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर अपन अंडरस्टैंड करेंगे या समझेंगे। पहला है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, संगठित आवर्ती में वृद्धि होना। ताप बढ़ाने पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? किसने कहा? अपन पीछे पढ़ करके आ चुके हैं। अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा या गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा परंताप के समानुपाती। ताप बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे जेड का मान क्या होगा? बढ़ेगा। एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अगर अपन बढ़ाते हैं तो जेड के मान में वृद्धि होती है 3% की। कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 3% की। और जेड का मान 3% बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी कितना बढ़ना चाहिए? 3% बढ़ना चाहिए। और 3% वेग बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में वेग में वृद्धि कितनी हो रही है? 2 से लेकर 3 गुना। अब इसको कहते हैं अपन 200 से लेकर 300% की वृद्धि हो रही है। और इस फैक्टर के कारण वेग में वृद्धि कितनी हो रही है? 3% की हो रही है। इसका मतलब यह है कि कोई अन्य कारक भी है जो अभिक्रिया वेग को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। और वो अन्य कारक क्या है? प्रभावी संगठनों के अंश में वृद्धि का होना। कब? ताप बढ़ाने पर। कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर। इसको मैंने समझाया। इससे पहले मैंने बताया आपको प्रभावी संगठन और अप्रभावी संगठन क्या होती है, किसके बेस पर, किसके आधार पर? कोलिजन थ्योरी के आधार पर। फिर मैंने आपको बताया मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। तो इन्होंने क्या किया? अणुओं में ऊर्जा वितरण को सांख्यिकी के आधार पर समझाया। और किस किस के मध्य आरेख खींचा? अणुओं की ऊर्जा और धारित ऊर्जायुक्त अणुओं के अंश के मध्य जो आरेख खींचा, इसी आरेख को अपन क्या कहते हैं? मैक्सवेल ऊर्जा वितरण आरेख। सांख्यिकी के आधार पर समझाया, बता दिया मैंने। ये रहा आरेख, और इस आरेख में दिख रहा है कम ऊर्जा रखने वाले, अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश क्या है? कम। और अणुओं का अधिकांश अंश कौन सा है? मध्यवर्ती गतिज ऊर्जा युक्त है, जिसको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या कहेंगे? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसको अपन कहते हैं। ये बता दी मैंने ये बात। अब इसके बाद में एक चीज मैंने बताई आपको कि दहलीज ऊर्जा का मान कम है तो प्रभावी संगठनों या प्रभावी संगठन करने वाले अणुओं की संख्या ज्यादा होगी और अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ज्यादा। दहलीज ऊर्जा का मान कम होने पर तो ये होगा जो बताया मैंने, दहलीज ऊर्जा अधिक है। इस आरेख में देख करके आप समझ भी सकते हो। तो प्रभावी संगठन करने वाले अणुओं की संख्या कम होगी और अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? कम होगा। फिर आपको ये T डिग्री यानी और T2 ताप यानी T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आरेख बताया। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर आरेख चपटा होकर आगे खिसक जाता है, जिससे क्या होता है? दहलीज ऊर्जायुक्त अथवा उससे अधिक ऊर्जा या प्रभावी संगठन करने वाले अणुओं का अंश कितना हो जाता है? जस्ट डबल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ये चीज सबको क्लियर हुई। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। क्लियर है? इसको मैं रफ कर दूं। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, इससे जो 3, 4, 5 साल में जो एग्जाम लगी है, इसमें ये आरेख के बारे में पूछा नहीं गया है और मेरे को हर बार लगता है कि ये आएगा।
आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है तो इसकी संभावना जो आपके एग्जाम होगी बोर्ड वाली उसमें आने की संभावना बहुत ही क्या लग रही है, मेरे को ज्यादा लग रही है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, आर्यनियस सिद्धांत और सक्रियण ऊर्जा। आर्यनियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आर्यनियस सिद्धांत और सक्रियण ऊर्जा। आर्यनियस सिद्धांत और सक्रियण ऊर्जा। अब अपन आर्यनियस सिद्धांत और सक्रियण ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। आप ध्यान से इसको समझना, इधर ध्यान देना सभी। देखो आर्यनियस ने क्या किया कि सक्रियण ऊर्जा को, जिसको अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं, ई ए के द्वारा भी अपन इसको दर्शाते हैं, और ताप को वेग नियतांक, वेग नियतांक क्या होता है, के से संबंधित कर निम्न समीकरण दी। अब इस समीकरण की अपन बात करेंगे। ये समीकरण थी के बराबर एक की पावर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये समीकरण अपने को डायरेक्ट लर्न करनी है, याद रखनी है। ये समीकरण निकलती है, इसकी जो थ्योरी है वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको कह रहा हूं ये समीकरण अपने को डायरेक्ट क्या करनी है, याद रखनी है। के बराबर यानी ये रेट कांस्टेंट है, ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहां पर के क्या है, रेट कांस्टेंट है, यानी वेग नियतांक है। एक क्या है, आर्यनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी आर्यनियस पूर्व चरघातांकी गुणांक, चरघातांकी गुणांक। और यहां पर ई ए क्या है, आप सभी जानते हो, एक्टिवेशन एनर्जी है। यहां पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। यहां पर टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परमताप है। परमताप का मतलब क्या समझते हो, ये अपने को किस में लेना पड़ेगा, केल्विन में लेना पड़ेगा। ये जो ए है, कई बार तो पूछ लिया जाता है, ए क्या, आर्यनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आर्यनियस पूर्व चरघातांकी गुणांक। ये निर्भर करता है जेड पर। किस पर निर्भर करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करता है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है। कौन, आर्यनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो अभी मैंने आपको किसके बारे में बताया है, आर्यनियस समीकरण के बारे में बताया है। इसका जो डेरिवेशन होगा वो कंप्लीट डेरिवेशन अपन नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। आज की क्लास यहीं पर अपन स्टॉप करते हैं। आप सभी वीडियो को एक साथ देखना है, सभी को नोट्स बनाने हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इनके पीछे जीरो ऑर्डर है और जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। जो जीरो ऑर्डर है उसके न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवाऊंगा। एक चैप्टर नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट
हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।